नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रकाश के सफर पर निकलने वाले हैं। अच्छा, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन में ही क्यों नहीं चलती? मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। प्रकाश की इस अजीब सी आदत को, जिसे साइंस की भाषा में हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं, समझना एकदम आसान है। तो चलिए, आज के इस बिगिनर्स गाइड में हम सब मिलकर इस शानदार साइंटिफिक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर प्रकाश अपना रास्ता बदलता कैसे है। मतलब रोशनी का यूं मुड़ जाना है किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन सच मानिए, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं बल्कि एकदम सॉलिड लॉजिक है। और यही तार्किक रहस्य आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। इसे एकदम आसान बनाने के लिए हमने इसे सिर्फ 4 छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया है। तो हमारी आज की गाइड कुछ इस तरह काम करेगी। पहला कदम, अपवर्तन आखिर है क्या। दूसरा कदम, इसके नियम क्या हैं। तीसरा कदम, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना। और अंत में चौथा कदम, दिशा का अनुमान लगाना। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले कदम की ओर। अपवर्तन क्या है? अगर हम सोर्स नोट्स की एकदम सटीक परिभाषा देखें तो अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में किसी तिरछे कोण पर यानी थोड़ा टेढ़े होकर एंट्री लेती हैं तो उनकी दिशा बदल जाती है। बस इसी दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ सबसे कैची पॉइंट है दिशा में परिवर्तन। जैसे ही मीडियम बदलता है, प्रकाश अपनी ओरिजिनल लाइन से थोड़ा भटक जाता है। एकदम सिंपल है ना? जरा इस डायग्राम पर गौर करते हैं। यहाँ देखिए कि कैसे ऊपर से जो रोशनी की लाइन आ रही है, जिसे हम आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं, वो सतह से टकराने के बाद अचानक अपना रास्ता बदल रही है। और हाँ, ये जो बीच में एक सीधी डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इसे अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है। ये अभिलंब एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है जो हमें ये नापने में मदद करता है कि हमारी रोशनी असल में कितनी मुड़ी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे कदम पर, अपवर्तन के नियम। क्योंकि देखिए, रोशनी का ये मुड़ना कोई रैंडम या मनमानी प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रूल्स काम करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 नियम हैं और यकीन मानिए दोनों बहुत आसान हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और वो जो बीच का अभिलंब है, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन या तल पर होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है। वो कहता है कि किसी भी 2 तय माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी दूसरे नियम को हम साइंस में स्नेल का नियम या स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। फॉर्मूले के रूप में इसे ऐसे लिखते हैं: साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक यानी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट वास्तव में उन दोनों अलग अलग माध्यमों की प्रॉपर्टीज से जुड़ा होता है, जिसे हम μ2 बटा μ1 लिखते हैं। बेसिकली ये छोटा सा फॉर्मूला हमें एग्जैक्टली बता देता है कि रोशनी कितनी झुकेगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे कदम की ओर, अपवर्तनांक को समझना। अभी पिछले ही फॉर्मूले में हमने एक म्यू का सिंबल देखा था, राइट? तो आखिर इसका असली मतलब क्या है? अपवर्तनांक, जिसे इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है और म्यू से दर्शाते हैं, वो असल में सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है। ये निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का एक अनुपात है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि कोई खास माध्यम रोशनी की स्पीड पर कितनी ब्रेक लगा रहा है। और पता है, इसी ब्रेक या धीमेपन की वजह से ही ये तय होता है कि रोशनी कितनी मुड़ेगी। मैथ्स के हिसाब से देखें तो ये फॉर्मूला बहुत ही एलिगेंट है। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ सी का मतलब है वैक्यूम में प्रकाश की गति, जो कि वैसे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। और वी है उस विशिष्ट माध्यम के अंदर रोशनी की गति। तो अपवर्तनांक बस इस बात का एक स्केल है कि किसी नए माध्यम में घुसने पर प्रकाश ने अपनी टॉप स्पीड के साथ कितना समझौता किया है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने चौथे और सबसे प्रैक्टिकल कदम पर, दिशा का अनुमान लगाना। अब तक हमने जो भी नियम सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके हम रियल वर्ल्ड में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रोशनी आखिर किस तरफ मुड़ेगी। या हमारे पास 2 एकदम क्लियर कंडीशंस हैं। पहला, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम यानी रेरर मीडियम जैसे हवा से सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम जैसे पानी में जाता है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में वापस जाता है
जैसे पानी से निकलकर वापस हवा में, तो वो अभिलंब से दूर भागता है ना? एकदम सॉलिड और सीधा सा रूल। चलिए इसे विजुअली प्रूफ करते हैं। यहां हवा से पानी में जाने वाले प्रकाश को देखिए। हम साफ देख सकते हैं कि प्रकाश विरल हवा से सघन पानी में एंट्री ले रहा है, और जैसे ही ये पानी से टकराता है, बूम, ये तुरंत उस बीच वाली डॉटेड लाइन यानी अभिलंब के करीब झुक जाता है। ये एकदम परफेक्ट सबूत है इस बात का कि रेयर से डेंसर जाने पर किरण अभिलंब की तरफ ही झुकती है। वैसे इस पूरी साइंटिफिक चर्चा के बीच इन सोर्स नोट्स के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही कमाल की और मोटिवेटिंग लाइन लिखी है। अध्ययन ही सफलता की कुंजी है, मतलब स्टडी इज द की टू सक्सेस। हम सबके लिए ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर हम किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप समझें तो सफलता मिलना तय है। तो चलिए बातों ही बातों में हमने जो कुछ भी सीखा उसका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। विरल से सघन माध्यम में जाना मतलब किरण का अभिलंब की ओर मुड़ना, सघन से विरल मतलब अभिलंब से दूर मुड़ना। लेकिन जरा ठहरिए, इन नोट्स में एक तीसरा रूल भी छुपा है, एक ऐसा चीट कोड जो सब कुछ बदल देता है, और वो है 0 डिग्री का कोण। और यहीं से पैदा होता है आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे धांसू सवाल। अगर रोशनी का मुड़ना माध्यम पर डिपेंड करता है, तो क्या होगा अगर रोशनी एकदम अभिलंब के ऊपर से बिल्कुल 0 डिग्री के एंगल पर आकर टकराए? सोर्स नोट्स इसका बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देते हैं। अगर प्रकाश किरण किसी माध्यम में अभिलंब के साथ 0 डिग्री पर एंट्री मारती है तो भाई साहब कोई अपवर्तन नहीं होता, रोशनी बिना मुड़े एकदम सीधे आर पार निकल जाती है ना? फिजिक्स के नियमों का ये गजब का एक्सेप्शन। तो अगली बार जब पानी के ग्लास में स्ट्रॉ मुड़ी हुई दिखे तो हमें इसके पीछे की पूरी साइंस पता होगी। तो कैसा लगा आपको प्रकाश का ये सफर? क्या हम अपने आसपास की दुनिया में ऐसे और भी छुपे हुए साइंस के चीट कोड्स ढूंढ सकते हैं?